राधे राधे, नमस्कार, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीके विद प्रिसोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रियंका आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगी और साथ ही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बीच का अंतर भी समझाऊंगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम स्टैटिक को समझते हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर। हिंदी में बच्चों को पता ही नहीं होता स्टैटिक क्या है, तो स्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर। स्थिर शब्द से समझ आ गया होगा, स्थिर सामान्य ज्ञान, यानी कि वह घटना या वह तथ्य जो एक बार पहले हो चुका है दोबारा नहीं होगा, वह स्टैटिक का पार्ट है। और वह घटनाएं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, वह घटनाएं आपकी करंट अफेयर में आती है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है जिसे एक बार हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा पर वो ग्रंथ कोई और होगा। जो नाट्यशास्त्र है वो लिखा जा चुका है, वो दोबारा वैसा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए वो स्टैटिक का पार्ट है। वहीं कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि उस पर अपनी अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की टिप्पणी करे। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये पांचवा वेद होना चाहिए, कुछ स्कॉलर बोलते हैं ये बहुत पुराना है, कुछ बोलते हैं ये बहुत नया है। सब अपनी अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। तो ये जो बदलती हुई बातें हैं, लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग राय आते रहती है, वो है करंट अफेयर। पर जो आपका नाट्यशास्त्र है, जो एक बार पास्ट में लिखा जा चुका है, वो है स्थिर सामान्य ज्ञान, यानी कि स्टैटिक जीके। और अगर हम स्टैटिक जीके के सिलेबस की बात करें तो स्टैटिक जीके का मेरे बालकों सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों को एक साथ रख दो और स्टैटिक को दूसरी तरफ रख दो, बराबर है। इतना सिलेबस है इसका, क्योंकि इसी के अंदर आपके रिवर्स आते हैं, इसी के अंदर आता है आपका हु इज फर्स्ट, इसी के अंदर गेम्स आ जाते हैं, इसी के अंदर नेशनल अवार्ड्स आ जाते हैं, इसी के अंदर आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, इसी के अंदर ट्राइब्स आ जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो स्टैटिक के अंदर ना आता हो। तो वो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। पर हमारी प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम, एसएससी को टारगेट करना है हमको। पर उसके साथ साथ हम एनटीपीसी, सीडीएस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी की भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा दूंगी, इतने डिटेल में और इतनी अच्छी और सटीक थ्योरी बताऊंगी मैं आपको। तो आपकी अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा स्टैटिक का जो सिलेबस आता है वो आता है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो उस टॉपिक का नाम है आपका डांस। हिंदी में कहेंगे हम नृत्य। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, चाहे वो आप कोई सा भी, सिर्फ एसएससी का ही नहीं, यूपीएससी का उठा लो पेपर, या एनटीपीसी उठा लो, या आपके कोई स्टेट एग्जाम उठा लो, स्टैटिक का जो पेपर आता है उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है डांस से। और पहले क्या था, डांस में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब डांस को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है। वाइड वो पहले भी था, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि डांस में और भी ज़्यादा डिटेलिंग पूछे जाने लगी है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन एग्जाम्स का बढ़ गया है और बच्चे काफ़ी अवेयर हो चुके हैं स्टैटिक जी के सब्जेक्ट से। पर उनको डिटेलिंग नहीं आती, वो डिटेलिंग मैं आपको करवाऊंगी, अच्छे से थ्योरी करवाऊंगी, ताकि आप एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। आइए थ्योरी जानते हैं डांस की। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो डांस किया होगा, नहीं किया तो देखा तो होगा ही। डांस देखने में और करने में, दोनों में ही मज़ा आता है। आज मैं आपको डांस करवाऊंगी। तैयार हैं आप सब डांस करने के लिए? पर आपको डांस अपनी नोटबुक में पेन के साथ करना है, खड़े मत हो जाना म्यूजिक चला के, क्योंकि पेपर में म्यूजिक चला के डांस नहीं आएगा, डांस करने को नहीं मिलेगा, पेपर पे ही करना होगा डांस। चलिए, अगर हम डांस की बात करें तो जो आप देखते या करते हैं अपने आसपास किसी पार्टी में, फंक्शन में, किसी भी ओकेजन में, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी आज आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डांस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
जिसमें पहला है आपका क्लासिकल, जिसे हम बोलते हैं शास्त्रीय। याद रखना मेरे बच्चों, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। फिर नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी फोक डांस, जिसे हम लोक नृत्य भी कहते हैं। अब हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य आपका क्या है, किसी भी फैमिली फंक्शन में, कोई आपके घर में शादी हो या कोई एनिवर्सरी हो, कोई भी फैमिली फंक्शन हो, तो वहां पर जो हम डांस करते हैं, हम आम लोग जो डांस करते हैं, वो आता है आपका फोक डांस में। क्योंकि फोक डांस का एक स्टाइल होता है फ्री स्टाइल, जिसमें आप अपनी मर्जी का डांस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ और होता होगा तो बहुत सारे डांस हैं, हम सबको नहीं जान सकते, क्योंकि फोक डांस की टोटल संख्या जो है मोर देन 2500 है। तो हम पूरे 2500 नृत्य को नहीं जान सकते। अगर आप 2500 जानना चाहते हैं तो असल में तो ये 2500 से भी ज़्यादा है, मैंने आपको 2500 प्लस लिखा है। तो वही आप 2500 जान लेंगे, अपना बस्ता भारी कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमें नालायक नहीं बनना है, अपना बस्ता नहीं भारी करना है, हमें सिर्फ उतने ही डांस फॉर्म को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्स में अगर हम फोक डांस की बात करें तो 40 के आसपास ऐसे डांस है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, चाहे उसके ट्राइब पूछ लिए जाए या इसको कौन परफॉर्म करता है, इसके कॉस्ट्यूम क्या है, मतलब इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 40 के आसपास हैं ऐसे क्वेश्चन, कौन से स्टेट में होता है। तो उन 40 प्लस डांसेस जो हैं उनको मैं आपको डिटेल में, छोटी से छोटी डिटेल आपको दूंगी, ताकि वो डांस आपको कैसे भी कहीं से भी पूछा जाए आप कर सकेंगे। पर कुछ ऐसे भी डांस हैं अलग अलग स्टेट्स के, अराउंड 30 होंगे, 30 के आसपास, वो ऐसे डांस हैं जो अपने स्टेट में स्पेशल हैं। उन डांसेस को भी आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है या हो सकता है पूछा जाए, तो मैं उन डांसेस को भी करवाऊंगी। तो 100 के आसपास मैं आपको 100 प्लस ही करवाऊंगी, 100 से कम नहीं होंगे। फोक डांस आपको करवाऊंगी ताकि आप एग्जाम में 1% भी चांस ना रह जाए कि आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब नहीं है कि सारा पढ़ेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के सिलेबस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्लियर है। अब फोक डांस की बात करें तो उसको हम अभी यही छोड़ देते हैं, फोक डांस आप घर पे बाद में करना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। पर फोक डांस की चलो एक और बात बता देती हूँ, याद आ गई मुझे। फोक डांस आप कब करेंगे इसको थोड़ा और समझो। आप सब एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो आपको होगी खुशी, खुशी होगी तो आप क्या करेंगे, नृत्य। अब आपको जब उस टाइम पे डांस करने का मन करेगा तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे तो भंगड़ा आता है, मैं जा रहा हूँ पहले पटियाला सूट और वो जो भंगड़ा वाले कॉस्ट्यूम होते हैं ये पहनूं, या आपको कालबेलिया डांस करने का मन कर रहा है, नागिन की तरह नाचने का मन कर रहा है, तो आप सोचो कि मैं नहीं कालबेलिया वाली कॉस्ट्यूम पहनूं। ऐसा नहीं है, आपको उस टाइम डांस करने का मन किया, आप खुश हैं तो आप डांस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप फ्री हैं फोक स्टाइल में डांस करने के लिए। फोक डांस में ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसे भी हाथ पांव चला सकते हो, चाहे वो नागिन डांस हो चाहे वो कोई और डांस हो, आप कोई भी डांस कर सकते हैं फ्री होकर के। ये खासियत है फोक डांस की। तो इसमें बहुत सारे डांस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद के लिए छोड़ते हैं। पहले जो हमारे फिक्स्ड हैं, जो लिमिटेड हैं और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको करते हैं। तो वो है आपका क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस की बात करें तो इनकी नंबर्स जो हैं वो हैं 8। वो कौन कौन से हैं आगे जानेंगे, पहले हम क्लासिकल डांस को समझते हैं। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस की खास बात क्या है कि ये पौराणिक काल से चला आ रहा है। ये डांस कब से चला आ रहा है आपका, एंशियंट टाइम से, पौराणिक काल से इस नृत्य को किया जा रहा है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रूट्स कहाँ से हैं, कौन से एरा से है, तो वो एंशियंट एरा से है, पौराणिक काल से है। क्लियर है, पौराणिक काल से ये नृत्य किया जा रहा है। पर पौराणिक काल से किया जा रहा है तो पौराणिक काल में कहाँ किया जाता है, पहले तो इस नृत्य को क्या था, हम ऐसे ही किसी भी मंच पे नहीं कर सकते थे,
आज की डेट में बेशक आपको बहुत सारे मंच पे, किसी भी प्रोग्राम में, स्पेशल ओकेजन पे कोई गेस्ट आया, किसी भी तरह से इस डांस को कर लिया जाता है, पर पहले के टाइम पर इस पौराणिक काल में शास्त्रीय नृत्य जो होता था, उस नृत्य को केवल और केवल में मंदिर में किया जाता था। मंदिर, टेम्पल्स में पहले इस डांस को किया जाता था परफॉर्म, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ मंदिर में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता था। अब मंदिर में होता था, यानी कि ये डांस फॉर्म जो था ये सिर्फ भगवान के लिए किया जाता था, किसी के एंटरटेनमेंट के लिए ये नृत्य नहीं होता था पौराणिक काल में। अब कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस नृत्य को परफॉर्म करता था, क्योंकि कोई भी नृत्य अपने आप तो नहीं होगा। तो पौराणिक काल में इस नृत्य को कौन करता था? देवदासी। देवदासी हिंदी और इंग्लिश में देवदासी ही रहेंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, देवदासी कौन थी? तो देवदासी, हम ये पारो और वो वाले देवदास और देवदासी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम बात कर रहे हैं देवदासी जो भगवान के भक्त होती थी। देवदासी उनको बोला जाता है जो बहुत ही कम उम्र में, छोटी उम्र में ही मंदिर में रहना शुरू कर देती थी, भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी, भगवान को ही अपना जीवन, अपनी कला, अपने माई बाप सब भगवान के लिए था। अपना जीवन, अपनी कला तो भगवान को समर्पित करती थी, और भगवान को ही वो अपना पति परमेश्वर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जीवन साथी हो, सब वो भगवान को ही मानती थी। देवदासी बहुत ही पवित्र होती थी, ठीक है? पर देवदासी जो थी और जो मंदिर में होने वाला नृत्य था और जो पौराणिक काल से चला आने वाला ये शास्त्र नृत्य है, इन सब पर लगा ग्रहण। कब इन पर ग्रहण लगा था? 1910 में। 1910 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय औपनिवेशिक सरकार, उन्होंने क्या किया, हमारे पौराणिक काल से चले आ रहे टेम्पल डांसिंग को, देवदासी जो डांस था, या आप कह सकते हैं शास्त्र नृत्य, इनको बैन कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप में से कुछ बच्चे यूँ करते हैं कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कई बार हुआ है और बच्चे गलत आंसर करके आते हैं, कि एग्जाम में पूछा जाता है किस क्लासिकल डांस को बैन किया गया था 1910 में, तो बच्चे क्या करते हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी, किसी एक को करने लगते हैं मार्क। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डांस फॉर्म लिख करके ऐसे अलग अलग डांस फॉर्म में दे रखा है, तब आप शास्त्रीय नृत्यों को चूज करेंगे। पर अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि बताओ क्या सभी शास्त्रीय नृत्यों को बैन किया था या किसी एक को किया था, तब आपको चूज क्या करना है, सभी शास्त्रीय नृत्य। उस टाइम पर जितने भी शास्त्रीय नृत्य थे सब मंदिर में किए जाते थे, टेम्पल डांसिंग बैन कर दी गई थी। तो टेम्पल डांसिंग बैन हुआ, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं सब बैन हो गए। बाकी इसके बारे में और डिटेलिंग जब हम पर्टिकुलर डांस फॉर्म को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ लेंगे, ठीक है? अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं। जब 1910 में इसको बैन किया गया तो देवदासी जो थी बनने बंद हो गए। अब जब देवदासी बंद हो गई तो लास्ट में केवल एक देवदासी बची थी जिसका नाम था आर मुथु कन्नमल। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं नाम, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। आर मुथु कन्नमल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो आर मुथु कन्नमल है, मुख्य रूप से शास्त्र नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो आर मुथु कन्नमल जो थी वो अंतिम देवदासी थी, इनके बाद कोई देवदासी नहीं हुई। 1910 में सभी शास्त्रीय नृत्यों पे, एंशिएंट डांस पे और टेम्पल डांसिंग और देवदासी सभी पे बैन लग गया था। क्लियर है? यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्यों की, तो मैंने आपको बताया क्लासिकल डांस की जो संख्या है
वो फिक्स्ड है। क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य जिसे हम कहते हैं, उनकी संख्या निश्चित है, वो है 8। अब हमने बोल तो दिया ये 8 है, पर वो कौन सी संस्था है जो ये डिसाइड करेगी कि हमारे देश में किसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देना चाहिए? तो उस संस्था का नाम हम जानते हैं, उस संस्था का नाम है संगीत नाटक अकेडमी। हिंदी में भी इसको संगीत नाटक अकादमी कहेंगे, संगीत नाटक अकादमी। हमारे देश में ये संस्था है जो ये निर्धारित करेगी कि किसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देना है और किसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं देना है। तो वो संस्था है संगीत नाटक अकेडमी। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मैम हमने तो 7 क्लासिकल डांस पढ़े हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैम हम तो 9 क्लासिकल डांस के बारे में जानते हैं। तो ये सारे डाउट क्लियर होंगे आपके जब आप इसको पूरा देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो संगीत नाटक अकेडमी जिन शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है उनको पढ़ते हैं। क्लियर है? उनकी संख्या है 8। नंबर 1 पे आता है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य से हुई है। क्लियर है? मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम एक बार ये 8 के 8 जो नाम हैं उनको नोट डाउन करते हैं। भरतनाट्यम के बाद आएगा आपका ओडिसी, ओडिसी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसकी उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है। तो ये ओरिजिनेट हुआ है आपका ओडिशा से। क्लियर है? इसके बाद है हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम को मोहिनी अट्टम भी दे दिया जाता है एग्जाम में। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, वाई नहीं देगा, सिर्फ मोहिनी अट्टम दे देगा। तो मोहिनी अट्टम और मोहिनी यट्टम दोनों एक ही है। मोहिनी अट्टम के बाद आएगा आपका कथकली। अच्छा, मैं हिंदी में लिखना भूल गई थी, मैं हिंदी में लिख देती हूँ। मोहिनी, चलिए हिंदी में हम मोहिनी अट्टम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। मोहिनी अट्टम और मोहिनी यट्टम एक ही है। क्लियर है? मोहिनी अट्टम के बाद है आपका कथकली। कथकली के बाद आएगा आपका कथक। मैं आपको स्टेट नहीं बताया, मैं स्टेट भी अभी बताऊंगी। एक बार सारे नाम को लिख लेते हैं। कथकली और कथक को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों अलग अलग डांस फॉर्म हैं। वो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे अभी हम समझेंगे। पहले हम इनको नोट कर लेते हैं ताकि कोई डांस फॉर्म मिस ना हो जाए। कथकली के बाद कथक और कथक के बाद आएगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये डांस फॉर्म याद रहने जरूरी है, इनके नाम याद करने हैं विद स्टेट कि कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट से है। कुचिपुड़ी के बाद है हमारा मणिपुरी। क्लियर है? अब जिन बच्चों को डाउट है कि मैम हमने तो 7 ही नाम पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए ये 7 नाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नेम्स हैं। चलिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से ही हुई है। ओडिसी की उत्पत्ति ओडिशा से हुई है। मोहिनीअट्टम और कथकली इन दोनों की उत्पत्ति एक ही राज्य से हुई है। उस राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य से इन दोनों नृत्य की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आता है आपका कथक। चलिए पहले हम एक बार मोहिनीअट्टम और कथकली को थोड़ा और समझ लेते हैं। मोहिनीअट्टम को हम कैसे याद रखेंगे? मोहिनी, मोहिनी हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का ही रूप था
जब वो असुरों का हुआ था, अमृत ले गए थे वो, और अमृत लेने के लिए मोहिनी रूप अपनाया था उन्होंने, मोहिनी रूप धारण किया था, और भस्मासुर को भस्म करने के लिए भी मोहिनी रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। तो वहीं से इंस्पायर्ड है ये मोहिनी यट्टम। अब इससे आपको एक और चीज याद हो जानी चाहिए कि ये जो नृत्य है किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को। क्लियर है? मोहिनी यट्टम तो आपका मोहिनी अवतार से इंस्पायर्ड है, यानी कि इस नृत्य को कौन परफॉर्म करता है? महिलाएं। ये भी याद रखना है। ये नृत्य वो नृत्य है जिसे हम बोल सकते हैं फीमेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म। इसे केवल और केवल महिलाएं ही परफॉर्म करती है। मोहिनी अट्टम करती है केरल में जाके। क्लियर है? यानी कि मोहिनी डांस करती है केरल में जाके। अब कथकली को कैसे याद करें? कथक को आप समझ लीजिए ये एक लड़के का नाम है, ठीक है? ये एक पुरुष का नाम है कथक। कथक बना कली और गया केरल। कथक कली बनकर केरल में गया क्या करने? नृत्य करने, क्योंकि हम नृत्य पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि ये एक मेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म है। क्लियर है? मेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म है कथकली और फीमेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म है मोहिनी यट्टम। और ये दोनों ही डांस फॉर्म आपके कहाँ से एसोसिएटेड है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है? केरल राज्य से। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में इसलिए बताया है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा राज्य है जहाँ से दो दो शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है? या फिर आपको पूछ लिया जाएगा इन विच स्टेट वी हैव 2 क्लासिकल डांस, तो वो है आपका केरल राज्य। या यूँ भी पूछा जा सकता है केरल राज्य से कौन से डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है, तो वो है मोहिनीअट्टम और कथकली। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। इसी तरह से हमें ओडिसी और भरतनाट्यम के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम हमारा सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि इसका वर्णन मिलता है हमें नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले हम भरतनाट्यम को करते हैं। भरतनाट्यम का वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र ऑलरेडी बहुत ही पुराना ग्रंथ है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 200 BCE टू 200 AD ओल्ड है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 500 BCE टू 500 AD ओल्ड डांस फॉर्म है। इसलिए नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, तो इसे हमारा सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म बोला जाता है। इसके बाद अगर हम ओडिसी की बात करें तो ओडिसी नृत्य का वर्णन मिलता है वहाँ की ओडिशा की गुफाओं में। वो कौन सी गुफाएं हैं? एक तो है आपकी रत्नागिरी, आप लिख लीजिए। उसके बाद अल्तागिरी, रत्नागिरी, अल्तागिरी, खंडगिरी और ललितगिरी। इन सभी गुफाओं में ओडिसी नृत्य की मुद्राएं रॉक पेंटिंग्स के माध्यम से बनी हुई है, तो इनका वर्णन मिलता है आपका उड़ीसा की इन गुफाओं में। क्लियर है? इसके बाद मैंने मोहिनीअट्टम कथकली आपको डिटेल में बता दिया। अब आप कथक को कैसे याद करेंगे? तो कथक को याद करने के लिए पहले हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर के भी है। अगर हम कथक से क को हटा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये कथा। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कथाएं किसकी फेमस है? कौन से भगवान की कथाएं सबसे ज्यादा फेमस है? तो वो है हमारे राधा जी और कृष्ण जी। श्री राधा कृष्ण जी की कथाएं हमारे आज के कलयुग में सबसे ज्यादा फेमस है। और वो कहाँ से थे? वो थे ब्रजभूमि से। और ब्रजभूमि कहाँ पर है आपका? यूपी में। यानी कि कथक जो है हमारा कहाँ से ओरिजिनेट है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और यहीं से आपको याद रखना है कथक नृत्य किसको समर्पित है? श्री कृष्ण जी और राधा रानी को। क्लियर है? अब हम आते हैं कुचिपुड़ी पे। तो कुचिपुड़ी कुछ अलग नाम है, वो हमें ऐसे याद होगा नहीं, तो इसको याद करेंगे हम कुछ इस तरह से कि पहले हम ये जानते हैं कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अंधों का प्रदेश कच्ची पुड़ी खाता है। क्लियर है? अंधों का प्रदेश कच्ची पुड़ी खाता है। इस तरह से आपको कुचिपुड़ी याद रखना है। इसके बाद आता है आपका मणिपुरी।
मणिपुरी आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये मणिपुर से एसोसिएटेड डांस फॉर्म है। इसकी जो उत्पत्ति है ये ओरिजिनेट हुआ है आपका मणिपुर से। क्लियर है? अब मणिपुर से इसकी उत्पत्ति हुई है तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा, इसके लिए आपको किसी ट्रिक की या अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पर मैंने आपको यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य बोले थे और मैंने लिखवाए आपको केवल और केवल 7 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 शास्त्रीय नृत्य हैं ये आपके पुराने टाइम से ही चले आ रहे हैं, जिसको संगीत नाटक अकेडमी ने मान्यता दी है। तो जिन बच्चों को डाउट है कि हमने 7 शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं, उनके लिए वो 7 शास्त्रीय नृत्य ये है वो 7 क्लासिकल डांस। पर इसके अलावा एक और डांस फॉर्म है जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम से ओरिजिनेट हुआ है। अब असम राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, पर इसको हमने 8वें नंबर पे क्यों रखा है? खास तौर पर पहला, दूसरा और 8वां इसका नंबर जो है फिक्स्ड है। पहले नंबर पे भरतनाट्यम आएगा, दूसरे नंबर पे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है ओडिसी, और 8वें नंबर पे आता है हमारा सत्रिया, क्योंकि सत्रिया डांस फॉर्म को सन 2000 में, ईयर 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये शास्त्रीय नृत्य नहीं था, इससे पहले इसे क्लासिकल डांस में कंसीडर नहीं किया जाता था। संगीत नाटक अकेडमी ने सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। क्लियर है? अब आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि इन 1995 या 2000 से पहले का कोई सा भी ईयर दे दे और वो क्वेश्चन करे इन 1995, 96 या कोई भी ईयर हो, हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, या वो यूं पूछ ले हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। हिंदी में इसी क्वेश्चन को ईयर के साथ पूछेंगे, कितने शास्त्रीय नृत्य भारत में पाए जाते हैं, या संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 1995-96 में कितने शास्त्रीय नृत्य थे। तब आपको आंसर में क्या लिखना है? 7, क्योंकि यहाँ पर ईयर कौन सा दिया गया है? ईयर 2000 से पहले का टाइम पीरियड है, तो आपको 7 मेंशन करना है। अगर उन्होंने कोई ईयर नहीं पूछा है या 2000 या उसके बाद का ईयर दिया है, तब आपको नंबर लिखना है 8, क्योंकि आज की डेट में आफ्टर 2000 टिल डेट हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर है? तो अगर आपको एग्जामिनर पूछे ईयर 2000 में कितने शास्त्रीय नृत्य भारत में पाए जाते थे, या आपको यूं पूछ ले कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 2010 में कितने शास्त्रीय नृत्य थे, तो आपको आंसर में 8 लिखना है। या वो यूं पूछे कि हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो भी आपको आंसर में 8 लिखना है, चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी का नाम दे या ना दे। बस 7 नंबर आपको तभी लिखना है जब ईयर आ जाए, वो भी 2000 से पहले का, सन 2000 से पहले का कोई भी ईयर आएगा तभी आपको नंबर 7 क्लिक करना है, वरना नहीं करना है। क्लियर है? अब आपको 7 और 8 को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। अब अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हमने 7 नहीं, 8 नहीं, 9 शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं, तो 9 के डाउट को भी हम क्लियर करते हैं। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बोलते हैं हम सांस्कृतिक मंत्रालय। अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, सांस्कृतिक मंत्रालय की, तो इसके अनुसार भारत में 8 नहीं बल्कि 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब हम बात करें वो कौन से 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो है 8 तो आपके यही हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी मान्यता देता है। 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ये भी जान लेते हैं हम। तो वो 9वां शास्त्रीय नृत्य जो 9वें नंबर पे आता है वो है आपका छऊ, और ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है, इसलिए ये डांस फॉर्म को याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। तो छऊ नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसे एक नहीं बल्कि 3 स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, और तीनों को ही इसका ओरिजिनेट माना जाता है, तीनों ही स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो वो 3 स्टेट कौन से हैं? पहला है आपका झारखंड, फिर आएगा आपका उड़ीसा,
फिर आपका है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों में छऊ नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अब छऊ नृत्य की खास बात क्या है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। छऊ नृत्य की खास बात क्या है कि इसको मुखौटा पहनकर, याद रखना वो कौन सा नृत्य है जिसे मुखौटा पहनकर किया जाता है, या वो कौन सा डांस फॉर्म है जिसे परफॉर्म किया जाता है विद वियरिंग मास्क। क्लियर है? वियरिंग मास्क, मास्क पहनकर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस फॉर्म की खास बात यही है, और कहीं ना कहीं इस मुखौटे की ही वजह से ये नाम आया है छऊ, क्योंकि जब भी हम अपने चेहरे के पास किसी भी धातु को या किसी भी चीज़ को हम अपने चेहरे के पास लाते हैं तो उसकी शेडो आती है हमारे फेस पे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छाया, और इस छाया से ही बना है छऊ। तो छऊ एक ऐसा नृत्य है जिसे मास्क पहनकर परफॉर्म किया जाता है या मुखौटा पहनकर परफॉर्म किया जाता है। पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर छऊ नृत्य को बिना मास्क के, बिना मुखौटे के परफॉर्म किया जाता है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में इस नृत्य को बिना मुखौटे या बिना मास्क के परफॉर्म किया जाता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 9 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। जब तक आपको सांस्कृतिक मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम मेंशन ना करे तब तक आपको 9 डांस फॉर्म सिलेक्ट नहीं करना है, और 7-8 तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, पढ़ाया, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पीछे एक वर्ड बोला था कि हमें पता चलता है भरतनाट्यम के बारे में नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और नाट्य शास्त्र एक नाम है, तो नाम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो बदलता नहीं है। नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ से आता है कि हु रोट नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है हमारे भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। पर अगर हम नाट्य शास्त्र की कुछ और खास बातें जानें तो हमें पता चलेगा कि नाट्य शास्त्र के लिए कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नाट्य शास्त्र को 5वें वेद का दर्जा दिया जाना चाहिए, 5th वेदास। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो ये जाना जाता है 5वें वेद के तौर पर ये 5वां वेद नहीं है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग व्याख्या होती है, अलग अलग सोच होती है। तो वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इसे 5वें वेद का दर्जा देना चाहिए। इट इज कॉल्ड 5th वेदास बट इट इज नॉट 5th वेदा। क्लियर है कि इसको 5वें वेद का दर्जा दिया गया है पर ये 5वां वेद नहीं है। ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसे 5वां वेद कहना चाहिए। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 500 BCE यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का पुराना ग्रंथ है। वहीं कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का पुराना नृत्य है। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिक में जो चीज़ें फिक्स नहीं है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। पर क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए नाट्य शास्त्र कितना पुराना ग्रंथ है, इसलिए मैंने आपको ये टाइम पीरियड बताया है, पर ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? अब एग्जाम में क्या आएगा? तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा नाट्य शास्त्र के सोर्सेज के बारे में। व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ नाट्य शास्त्र? क्योंकि हम जब किसी भी ग्रंथ की बात करते हैं तो कोई भी ग्रंथ लिखने के लिए कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली जाती है, कोई ना कोई माध्यम बनता है, कोई ना कोई स्रोत बनता है। क्लियर है? तो नाट्य शास्त्र के स्रोत क्या हैं? किन चीजों की हेल्प से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा? तो वो है आपका नाट्य शास्त्र का सोर्स है आपका वही 4 वेद
जिनके बारे में हम सब जानते हैं। 4 वेदास, इन 4 वेदों की सहायता से नाट्य शास्त्र को लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खास करके अगर आप पटवारी या आप किसी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस के लिए कर रहे हो, एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर और ज़्यादा डीपली पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े और सुने। नाट्य शास्त्र के सोर्स की बात करें, 4 वेदास हैं। 4 वेदास आप सभी को पता होने चाहिए, नहीं है तो यहाँ पर अभी जान लीजिए। सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है आपका सामवेद, इसके बाद आता है आपका यजुर्वेद, सबसे अंत में हम लिखेंगे अथर्ववेद। हिंदी में भी इसका नाम लिख लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंत में आएगा आपका अथर्व वेद। ये 4 वेद हैं जिनकी सहायता से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। पर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं होगा, आपको पूछा जाता है कि ऋग्वेद से उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखने के लिए क्या हेल्प ली। तो ऋग्वेद से लिया गया है आपका वाक, वाक, वाक हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। वाक को बोलते हैं वर्ड्स और शब्द। अब अगर हम बात करें नृत्य की, क्योंकि नाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से नृत्य का वर्णन मिलता है, तो नृत्य की बात करें तो बिना म्यूजिक के आपका नृत्य अधूरा है। तो इसी से मिलता है आपका संगीत। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय। बिना फेशियल एक्सप्रेशन के ना डांस अधूरा सा लगता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डांस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से लिया गया है अभिनय, यानी कि एक्टिंग। और जब तक आपके अंदर फीलिंग्स ना हो, जब तक भावनाएं ना हो, तब तक आप किसी भी काम को करोगे तो उसमें निखार नहीं आता। तो यहाँ से अथर्ववेद से लिया गया है रस, रस जिसे हम बोलते हैं फीलिंग्स, ये लिया गया है आपके नाट्य शास्त्र को लिखने के लिए इन 4 वेदों से। क्लियर है? यहाँ तक आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाट्य शास्त्र की एक और खास बात, आपको क्वेश्चन आता है, हु इज द मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस? तो वो है आपका नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को शास्त्र नृत्यों की जननी कहा गया है। किसकी? क्लासिकल डांस की, शास्त्रीय नृत्य की जननी कहा गया है, या मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस बोला गया है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा गया है नाट्य शास्त्र को। क्लियर है? अब आपको ये जो जितना पूछा जाएगा यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया, पर आपको ये जो रसों के बारे में मैंने बताया, यहाँ से थोड़ा और पूछा जाता है रसास। तो इसका वर्णन हमें मिलता है नाट्य शास्त्र में और अथर्ववेद में। पर अगर हम नाट्य शास्त्र और अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर हमें केवल 8 रसों का वर्णन मिलता है, पर हम पढ़ेंगे नवरस। हम 9 रसों को पढ़ेंगे, पर हमें नाट्य शास्त्र में और अथर्ववेद में सिर्फ और सिर्फ कितने रसों के बारे में जानने को मिलता है? 8 रसों के बारे में। तो पहले हम इन 8 रसों को पढ़ेंगे, उसके बाद 9वां रस जानेंगे कि वो क्या है और कैसे आया। क्लियर है? तो इस नवरस को जानने के लिए हम ऐसे इसको नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही सारे रस लिखवा दूंगी तो आप लिखकर भूल जाओगे। हमें इसको याद करना है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप अपनी डेली लाइफ पे आ जाओ।
अगर हम बात करते हैं आप लोगों की, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी जाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बैठकर नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर पे तो पढ़ाई नहीं होती ना आपसे, घर पे फ़ोन चलता है। तो आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको तैयार होना पड़ता है। और जो हम तैयार होते हैं, आपका टॉप टू बॉटम हम जो भी करते हैं वो आता है आपका श्रृंगार। क्या बोलते हैं उसको हम? श्रृंगार। तो पहला रस कौन सा है हमारा? श्रृंगार। श्रृंगार रस आया। श्रृंगार रस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में श्रृंगार ही बोलेंगे। ये रस का नाम है श्रृंगार। इसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ लव। फीलिंग ऑफ लव, प्यार, प्रेम। हम खुद से प्यार करते हैं तभी तो हम श्रृंगार करते हैं। लाइन अच्छी बन गई। हम खुद से प्यार करते हैं तभी श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार आपने कर लिया। श्रृंगार करने के बाद आप क्या करेंगे? खुद को शीशे में निहारेंगे, मिरर देखेंगे कि आपके श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रही। अब वो कमी देखने के लिए आप शीशा देखेंगे। शीशा देखते ही आपको पता चला कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको खुद को देखकर खुशी हुई। वो अलग बात है, लोगों ने जब बाहर आपको देखा तो उन्हें आप पर हंसी आई, पर आपने खुद को जब शीशे में देखा तो आपको खुशी हुई। अब ये जो आपको खुशी हुई है, यहीं से आ जाता है हमारा दूसरा रस, जिसका नाम है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस हिंदी इंग्लिश दोनों में हास्य ही रहेगा। इसके बाद आता है आपका हास्य रस के लिए मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या खुशी। खुश हो लिए, बस खुश होना था। आप थोड़े ज़्यादा खुश हो लिए कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इतना खुश नहीं होना था, पर अब हो लिए तो क्या करें। अब खुश हुए, खुशी खुशी आपने अपना बैग उठाया, फ़ोन उठाया, और जो भी आप अपना सामान लेकर जाते हैं कोचिंग या लाइब्रेरी में, आपने अपना लिया और निकल गए खुशी खुशी घर से बाहर। इतने ज़्यादा खुश थे कि फ़ोन को ढंग से पकड़ा नहीं। फ़ोन को ढंग से पकड़ा नहीं, वो छूट गया। छूटते ही जब वो नीचे गिरा तो आपको क्या हुआ? दुख। यहीं से आ गया आपका करुण रस। यहीं से आया करुण रस। दुख का मतलब होता है करुण, रस का नाम है करुण। ये सारी हमारी फीलिंग्स है जो हमारे अंदर होती है, अलग अलग समय पर निकलती रहती है। तो करुण रस आया। करुण रस का मतलब होता है दुख। फीलिंग ऑफ सॉरो, सैडनेस का मतलब होता है दुख। अब दुखी हुए, फिर आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन देखा, तब आपको समझ आया कि फ़ोन का सिर्फ और सिर्फ टेम्पर्ड गया था, फ़ोन अभी भी बाकी है। तो वापस से आपका हास्य रस हुआ, खुश हो लिए आप। अब आपने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, जाता हूँ, कोचिंग जाना है या लाइब्रेरी जाना है, लेट हो रहा है। तो आपने क्या किया? अपना फ़ोन उठाया, चल दिए अपने जो भी जहाँ भी जाना था वहाँ के लिए। अब जाते जाते रास्ते में आपको एक बोर्ड दिखा। बोर्ड पे क्या लिखा था? 60 रुपए में टेम्पर्ड लगवा लो। आप तो खुश हो गए, 60 रुपए में टेम्पर्ड, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या किया? 60 रुपए में टेम्पर्ड लगवाने लगे। 60 रुपए में टेम्पर्ड लगवाने के लिए इतने खुश हुए कि ना आपने उससे कुछ पूछा ना कुछ, उसको बोला ले भाई मेरा फ़ोन टेम्पर्ड लगा दे। उसने भी क्या किया? पुराना लैमिनेशन या जो ग्लास था हटाया, साफ किया स्क्रीन को और टेम्पर्ड लगा के आपको पकड़ा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको 60 रुपए निकाल के दिए और उसको आ गया गुस्सा कि भाई तेरा दिमाग खराब है, 60 रुपए क्यों दे रहा है, 100 रुपए का टेम्पर्ड लगा है तेरा। अब आपको भी आया गुस्सा कि भाई 100 रुपए का क्यों, तूने तो बोर्ड 60 रुपए का लगाया। अब दोनों को क्या आ रहा है? गुस्सा। ये गुस्सा से ही क्या बना? रौद्र रस। कौन सा रस बना बच्चों? रौद्र रस। रौद्र। अब इस रौद्र रस के लिए ही हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलेंगे एंगर, गुस्सा। गुस्सा कर लिया अब आपने, पर गुस्से से बात नहीं बनती ना। आपने और उसने दोनों ने गुस्सा किया, आप अकेले थे, उसके साथ उसके और वर्कर्स थे या आसपास जो दुकान वाले थे, इनमें यूनिटी होती है।
तो वो यूनिटी में आके खड़े हो गए। अब आपको क्या लगा? डर। अब आपके आगे चार हट्टे कट्टे ना भी हो, चार लोग खड़े हो जाएं और आप अकेले खड़े हो, तो एक बार को डर लग सकता है। डर लगा। अब डर लगा तो वहीं से कौन सा रस आया? डरावना रस, भयानक रस, जिसे हम बोलते हैं भयानक रस। भयानक रस, हिंदी इंग्लिश दोनों में भयानक ही रहेगा ये। इसका मतलब होता है फियर या डर। फियर और डर। पर डरने से काम नहीं चलेगा ना। क्यों? वो भी हम जानते हैं। आपने कहा भाई अब तो मैं पिटूंगा, पर तभी दूर से वो आपकी कोचिंग की लड़की, वो लाइब्रेरी में आपके बगल में लड़की बैठती है, वो दिख गई आपको। अब इसके सामने पिट तो नहीं सकते। पिटोगे तो क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी, है ना। अब बेइज्जती तो नहीं करवानी ना, आपको क्या करना है? ब्रेव बनना है, वीरता दिखानी है, साहस दिखाना है और उन सबको पीट डालना है ताकि वो लड़की खुश हो जाए, इंप्रेस हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने अपने अंदर क्या लाए? साहस, जिसे हम बोलते हैं ब्रेवरी। यहीं से आया आपका अगला रस, जिसका नाम है हमारा वीरता रस। वीरता, जिसका मतलब होता है ब्रेवरी या साहस। साहस दिखा दिया आपने, आपने उन लोगों को पीट दिया। चार बंदे थे, चारों को आपने बढ़िया से सल्ली से धो दिया। धो तो दिया, आपको वापस से खुशी हुई, वाह मेरे अंदर इतनी पावर है, वेरी गुड, अच्छी बात है। पर जो बंदे थे जिनको आपने पीटा है, वो आपसे खुश नहीं होंगे, उनको आएगा आप पे गुस्सा। क्या आएगा? गुस्सा। उन्हें हुई आपसे नफरत, उन्होंने आपको शुरू कर दिया हेट। तो हेट से कौन सा रस बना? बीभत्स। बीभत्स, बीभत्स, ये रस का नाम है। इसका मतलब होता है हेट, या आप कह सकते हैं घृणा। उन्हें आपसे नफरत हो गई, यहीं से बन गया आपका हेट, बीभत्स। ये रस है आपका। वो लोग जिनको आपने पीटा था वो तो आपसे नफरत कर रहे हैं, पर वही वो दूर से जो लड़की आ रही थी ना, उसे बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। उसके मुंह से छूटते ही निकला वाओ। एक्साइटेड हो गई ना वो लड़की कि इतना ब्रेव बंदा अकेले चार चार लोगों को धो दिया, वो खुश हो गई। तो उसने जो आपको वाओ बोला, वो जो एक्साइटेड हुई है, जो वो आपको देखकर खुश हुई है, वहीं से आया है आपका नया रस, जिसका नाम है अद्भुत। उसके मुंह से निकला आपके लिए अद्भुत, कमाल का बंदा है, अद्भुत। अब उसने आपको अद्भुत बोल दिया है, अब आप भी खुश हो जाइए। अद्भुत का मतलब होता है अमेजिंग, या कोई चौंकाने वाला काम करना। चौंकाने वाला कोई काम करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं हम अद्भुत, अमेजिंग। क्लियर है? अब अद्भुत रस हो गया। यहां तक ये जो 8 रस है, इसका वर्णन मिलता है हमें नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलता है इनका वर्णन? नाट्य शास्त्र में। इसके अलावा इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में भी मिलता है, क्योंकि रसों की व्याख्या वहीं से ली गई है। क्लियर है? अथर्ववेदा। क्लियर है? नाट्य शास्त्र और अथर्ववेदा की बात करें तो हमें केवल और केवल इन 8 रसों का वर्णन मिलता है। पर हमने पहले ही हेडिंग डाली थी नवरस। अब नवरस हम पढ़ेंगे तो वो नौवा रस कौन सा है वो जान लेते हैं। जब आपने इतना कुछ किया, उसके बाद अपनी कोचिंग या लाइब्रेरी, आप जहां भी जा रहे थे वहां गए और अपने आप को शांत किया, शांति से आप बैठ गए, शांति से बैठे, तो यहीं से आया आपका शांत रस। कौन सा रस है नौवा रस?
शांत रस। क्लियर है? शांत रस। अब अगर हम शांत रस, शांत का मतलब होता है पीस। अब मुझे इसको हिंदी में अलग से मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, पीस या शांति को। क्लियर है? अब पीस तो आपको मिल गया, शांति तो आपको मिल गई, पर ये शांत रस के बारे में जानना यह है कि इस शांत रस से हमें अवगत किसने करवाया, वो कौन है, हु इंट्रोड्यूस अस विथ दिस रस। तो वो है हमारे महान व्यक्ति अभिनव गुप्त। आपको पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है, तो उसमें 8 रस का वर्णन मिलता है। आपको पूछा जा सकता है वो कौन सा रस है जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता है, तो वो है शांत रस। आपको पूछा जा सकता है शांत रस से हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया या किसने अवगत करवाया, तो वो है अभिनव गुप्त। आपको पूछा जा सकता है हमारे नाट्य शास्त्र में कौन कौन से रसों का वर्णन नहीं मिलता है, तो वो है शांत रस। आपको ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, पर अगर आपको ये याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, थ्योरी याद रहेगी, तो आप गलती नहीं करेंगे और गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए इसको जितना भी मैंने पढ़ाया इनको लिखो और याद करो। और एक बार हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, ताकि अगर मैंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रह गया हो जो ना बताया हो आपको, तो उस रिवीजन में याद आ जाएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगी। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एक सेकेंड, रिवीजन जरूरी था इसलिए ये पेन गिरा। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डांस के बारे में। डांस कितने प्रकार के होते हैं? डांस 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय को बोलते हैं क्लासिकल, लोक नृत्य को बोलते हैं फोक डांस। हमने इनके बारे में पढ़ा। फोक डांस की कोई लिमिटेड नंबर्स नहीं है, इसलिए हम फोक डांस को बाद में पढ़ेंगे। हमने डिटेल में जाना शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, और पौराणिक काल से ये नृत्य चला आ रहा है। पौराणिक काल में ये मंदिरों में होता था। कौन परफॉर्म करता था? देवदासी परफॉर्म करती थी इस नृत्य को। देवदासी में अंतिम देवदासी कौन रह गई है? आर मुत्थु कन्नमल, क्योंकि 1910 में सभी शास्त्रीय नृत्यों को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद हमारा शास्त्रीय नृत्य मंदिरों में होना बंद हो गया था। देवदासियां बंद हो गई थी, देवदासियां नहीं थी। यहाँ से एक चीज याद आ गई मुझे, 1910 में इस नृत्य को बंद कर दिया गया था, पर हम भारतीय हैं, मंदिरों में हमें हमारे परंपरा को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हमने मंदिरों के बाहर मंच लगा लिया। हम वो हैं जो निराशा में भी आशा की लौ ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही आपको भी आशा की लौ ढूंढनी है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। तो उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने ब्रेवरी दिखाई। जब उनको डांस नहीं करने दिया जा रहा था मंदिर के अंदर, तो उन्होंने क्या किया? मंदिरों के बाहर मंच लगा दिया, और यहाँ से हमने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। पहले क्या होता था? केवल और केवल देवदासी इस नृत्य को परफॉर्म करती थी और कोई नहीं कर सकता था इस नृत्य को। पर आज की डेट में वहीं से ये आपका जो है रिवोल्यूशन हुआ था कि उनको बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी शास्त्रीय नृत्यों को परफॉर्म करने लगे हैं। क्लियर है? यहाँ से हमें ये फायदा हुआ था 1910 में बैन होने के बाद। फायदा वैसे ये अच्छी बात नहीं है उन्होंने बैन किया था, पर हमने क्या किया? प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना ली। तो आप भी प्रॉब्लम का बहाना मत देना कि सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाओ और आगे मेहनत करो। क्लियर है? चलिए हम वापस आते हैं टॉपिक पे। हमने 1910 में बैन हो गया, ये कहानी जान ली। उसके बाद अब हमने जाना कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्यों को कौन मान्यता प्रदान कर रहा है? वह है संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसके नाम क्या है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से है, ओडिशा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम आपका, और कथकली ये दोनों केरल से है। इसके बाद है आपका मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी हमारा हो गया मणिपुरी है आपका मणिपुर से, और कथक है आपका यूपी से। याद रखना, कथकली और कथक ये 2 अलग अलग शास्त्रीय नृत्य है। सबसे अंत में है हमारा सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति सबसे एंड में हुई है। उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी, पर उसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, क्लासिकल डांस का दर्जा सन 2000 में दिया गया।
क्लियर है। अब भरतनाट्यम की एक और बात जान लो, भरतनाट्यम जो है हमारा, उसे मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस बोला जाता है। फिर हमने जाना नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र को भी हमने जाना कि नाट्य शास्त्र के सोर्सेस क्या हैं। नाट्य शास्त्र के सोर्सेस हैं 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हमने जाना ऋग्वेद में हमारे क्या मिलते हैं, वाक, सामवेद से म्यूजिक लिया गया है, और यजुर्वेद से लिया गया है हमारा अभिनय, एक्टिंग, और यजुर्वेद से लिया गया है रस। उसके बाद हमने ये 9 रसों के बारे में जाना, जिनमें से 8 रसों का वर्णन तो हमें मिलता है नाट्य शास्त्र और अथर्ववेद में। 9वां रस जो शांत रस है, उससे हमें अवगत करवाया है अभिनव गुप्त ने। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए जीके विद प्रीसोल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने आज जो भी पढ़ाया है उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए जीके विद प्रीसोल के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।